दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फेथफुल मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेथफुल एडजेक्टिव है। फेथफुल का मतलब होता है ईमानदार या फिर कह सकते हैं वफ़ादार और निष्ठावान। मिनिस्टर मतलब मंत्री। फेथफुल मिनिस्टर का मतलब हुआ कि वफ़ादार मंत्री। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम एंड बेताल वंस मोर रिपीटेड द रीट्रायल एंड बेताल बिगेन टेलिंग अ न्यू स्टोरी। क्या अर्थ हुआ? विक्रम एंड बेताल वंस मोर रिपीटेड द रीट्रायल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। विक्रम और बेताल ने फिर एक और बार रिपीटेड दोहराया द रीट्रायल, रीट्रायल को दोहराया, एंड बेताल बिगेन टेलिंग अ न्यू स्टोरी, और बेताल एक नई कहानी सुनाने लगा। विक्रम कुड डू नथिंग अबाउट इट। विक्रम इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। द स्टोरी रैन एज अंडर, और जो कहानी है वो इस तरह से चली। अवध वॉज आ प्रोस्पेरस किंगडम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट में, तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अवध वॉज आ प्रॉस्पेरस किंगडम। दोस्तों, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध या फिर अमीर। अवध एक समृद्ध राज्य था। द किंग वल्लभ वॉज प्राउड ऑफ इट, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। द किंग वल्लभ वॉज प्राउड ऑफ इट। राजा वल्लभ को उस पर गर्व था। द सीक्रेट ऑफ द किंग सक्सेस वॉज द चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। दोस्तों, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। सीक्रेट का मतलब होता है राज। द सीक्रेट ऑफ द किंग सक्सेस वॉज द चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश। क्या अर्थ हुआ कि राजा की सक्सेस मतलब सफलता, राजा की सफलता का जो राज था वो था मुख्यमंत्री सत्य प्रकाश। ही हेल्प्ड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर एक्ट्स। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना। सेकंड फॉर्म में हेल्प्ड। ही हेल्प्ड द किंग, वह राजा की मदद करता था। इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रबंधन, व्यवस्था करना। और इसे प्रशासन भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि वह राजा की प्रबंधन में मदद करता था। एंड ऑल अदर एक्ट्स, और दूसरे कामों में। द किंग न्यू हिज विजडम। दोस्तों, नो का मतलब होता है जानना, मालूम होना, पता होना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। द किंग न्यू हिज विजडम नॉलेज एंड एफिशिएंसी। राजा उसकी बुद्धिमानी, उसका ज्ञान और उसकी जो एफिशिएंसी थी मतलब जो उसकी कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता के बारे में जानता था। द फैक्ट वॉज दैट, और सत्य ये था कि सत्य प्रकाश डिड रनिंग ऑफ द स्टेट, की जो सत्य प्रकाश था वो राज्य को चला रहा था। डिड रनिंग ऑफ द स्टेट। द किंग वॉज प्रैक्टिकली अ फिगर हेड, और जो राजा था वो एक प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से क्या थे, वो एक फिगर हेड थे, मतलब सिर्फ वो एक नाम मात्र थे।
तो क्या अर्थ हुआ कि जो राजा था वो सिर्फ नाम मात्र या कह सकते हैं दिखावे के लिए क्या था, एक फिगर हेड, वो एक मुखिया था। चलिए आगे देखिए। वन डे किंग वल्लभ कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड अदर कॉन्फिडेंट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सलाह करना। सेकंड फॉर्म में कंसल्टेड। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और अदर कॉन्फिडेंट्स, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है भरोसेमंद लोगों, और अपने दूसरे भरोसेमंद लोगों से विचार विमर्श किया। द किंग वॉन्टेड सत्य प्रकाश टू बी डिक्लेयर्ड द किंग। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म में वांटेड। द किंग वांटेड सत्यप्रकाश टू बी द डिक्लेयर्ड द किंग। राजा चाहता था कि जो सत्यप्रकाश है टू बी डिक्लेयर्ड द किंग, उसे राजा घोषित किया जाए। द मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स अग्रीड। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अग्री मतलब सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। द मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स अग्रीड। तो क्या अर्थ हुआ कि अधिकतर दरबारी सहमत हो गए। द किंग टॉक्ड टू सत्यप्रकाश। राजा ने सत्यप्रकाश से बात की। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, आई वॉन्ट यू टू टेक ओवर एज द किंग। और दोस्तों टेक ओवर का मतलब होता है किसी का स्थान ग्रहण करना। तो उसने क्या कहा कि मुख्यमंत्री, आई वॉन्ट यू टू टेक ओवर द किंग, मैं चाहता हूँ तुम राजा का, और टेक ओवर का मतलब किसी का पद लेना या फिर कुछ किसी का पदभार संभालना भी होता है। तो उसने क्या कहा राजा ने कि चीफ मिनिस्टर, आई वॉन्ट यू टू टेक ओवर एज द किंग, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप राजा का कार्यभार संभालें। व्हाट्स दैट, क्या है, माई लॉर्ड, मेरे मालिक। आई एम मेयरली अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई एम मेयरली अ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, मैं केवल राज्य का एक नौकर हूँ। लेट मी रिमेन सो, मुझे ऐसा रहने दो। और दोस्तों रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। आगे देखिए। नो नहीं, फ्री मी ऑफ द बर्डन ऑफ द क्राउन। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लें। क्राउन का मतलब होता है जो राजा का ताज होता है उसे क्राउन कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, नो फ्री मी, मुझे आज़ाद करो, ऑफ द बर्डन ऑफ द क्राउन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, मुझे मतलब कि इस ताज के बोझ से आज़ाद करो। एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कम से कम कुछ समय के लिए। एट लास्ट सत्यप्रकाश सरेंडर टू द किंग्स विल एंड टुक ओवर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द किंग। क्या अर्थ हुआ, एट लास्ट मतलब कि अंत में। सत्यप्रकाश सरेंडर टू द किंग्स विल। दोस्तों सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर लेना, किसी बात को मान लेना, और सेकंड फॉर्म है सरेंडर्ड। क्या अर्थ हुआ कि अंत में सत्यप्रकाश ने आत्मसमर्पण कर दिया टू द किंग्स विल, राजा की इच्छा के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। एंड टुक ओवर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज द किंग, और राजा के रूप में सारी जिम्मेदारियों का पदभार संभाल लिया, सारी जिम्मेदारियों को उठा लिया। नाउ ही वर्कड हार्डर दैन बिफोर। और दोस्तों वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, और ये सेकंड फॉर्म है। नाउ ही वर्कड हार्डर दैन बिफोर, अब वे पहले से भी ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने लगा। ही कुड नॉट इवन स्पेयर इनफ टाइम फॉर हिज फैमिली। दोस्तों स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, समय बचाना, उसे स्पेयर कहा जाता है। ही कुड नॉट इवन स्पेयर इनफ टाइम, और वो ज़्यादा समय भी नहीं निकाल पाता था फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। दस इस प्रकार से अ लॉन्ग टाइम पास्ट, एक लंबा समय गुजर गया। द वाइफ ऑफ सत्यप्रकाश वॉज फेड अप। दोस्तों फेड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से परेशान हो जाना। द वाइफ ऑफ सत्यप्रकाश वॉज फेड अप, सत्यप्रकाश की पत्नी परेशान हो गई। वन डे शी सेड टू हर हस्बैंड, एक दिन उसने अपने पति से कहा, मास्टर, स्वामी, इट इज़ टाइम यू हैंडेड ओवर द राइन टू द रियल किंग ऑफ दिस सिटी। दोस्तों राइन का मतलब होता है शासन की, या कह सकते हैं बागडोर। तो उसने क्या कहा कि स्वामी, इट इज़ टाइम, समय आ चुका है, यू हैंडेड ओवर द राइन टू द रियल किंग ऑफ दिस सिटी, आप इस शहर के जो असली राजा हैं उन्हें मतलब जो बागडोर है, ये जो शासन है वो उनके हवाले कर दें। हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना।
तो उस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि मालिक अब समय आ चुका है कि आप इस मतलब कि जो शासन है वो इस शहर के जो असली राजा हैं उनके आप हवाले कर दें। आई नो, मैं जानता हूँ, बट द किंग वॉन्ट एक्सेप्ट इट। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म भी साथ में लगाई जाती है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। आई नो, मैं जानता हूँ, बट द किंग वॉन्ट एक्सेप्ट इट, लेकिन राजा इसे स्वीकार नहीं करेंगे। टेल हिम दैट यू विश टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज फॉर विच यू नीड सम टाइम ऑफ। क्या अर्थ हुआ, टेल हिम दैट यू विश टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जहाँ पर किसी को कोई आदेश दिया जाए। ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, साथ में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा सत्यप्रकाश की, टेल हिम, उन्हें कहो, दैट की, यू विश, तुम्हारी इच्छा है, टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, एक धार्मिक यात्रा पर जाने की तुम्हारी इच्छा है। फॉर विच, जिसके लिए, यू नीड सम टाइम ऑफ, तुम्हें कुछ समय छुट्टी का चाहिए। यू नीड सम टाइम ऑफ मतलब तुम्हें कुछ छुट्टी का समय चाहिए। ही वॉन्ट रिफ्यूज़, वह मना नहीं करेंगे। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, मना करना, वह मना नहीं करेंगे। द वाइफ सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, और ये सेकेंड फॉर्म है, पत्नी ने सुझाव दिया। ही एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी की सलाह पर काम किया। एंड हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ द किंगडम, और जो राज्य का जो कार्यभार था, चार्ज का मतलब कार्यभार, जो कार्यभार था राज्य का, बैक टू द किंग, वो उसने राजा के दोबारा वापस हवाले कर दिया। आगे देखिए, द किंग कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम लीव फॉर अ नोबल पर्पस। दोस्तों यहाँ भी कुड का यूज़ किया गया है। कुड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। द किंग कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम, राजा उसे मना नहीं कर सका। लीव, छुट्टी मना के लिए मना नहीं कर सका। फॉर ए नोबल पर्पस, एक नेक काम के लिए। नोबल पर्पस मतलब नेक काम। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, राजा उसे एक अच्छे काम के लिए, छुट्टी के लिए मना नहीं कर सका। सत्यप्रकाश सेट आउट ऑन एस पिलग्रिमेज, और दोस्तों पिलग्रिमेज का मतलब था धार्मिक यात्रा, जिसे तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। सत्यप्रकाश तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। आफ्टर विजिटिंग सेवरल होली प्लेसेस ही रीच्ड द सी कोस्ट। दोस्तों प्लेस का विजिट का मतलब है किसी स्थान पर जाना, दर्शन करना, या कह सकते हैं किसी जगह का दौरा करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर विजिटिंग सेवरल होली प्लेसेस, और होली प्लेसेस का मतलब है पवित्र स्थान। कई, सेवरल मतलब अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करने के बाद ही रीच्ड द सी कोस्ट, वो समुद्र के किनारे पर पहुंचा। सी कोस्ट का मतलब है समुद्र का किनारा। ही कैम्प्ड देयर फॉर अ फ्यू डेज, कैंप का मतलब किस जगह पर कैंप करना, और उसने कुछ दिनों तक वहाँ पर डेरा डाला। वन नाइट ही वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द बीच। स्ट्रॉल का मतलब होता है पैदल टहलना, और ये दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहता, रहती जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन नाइट, एक रात, ही वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द बीच, वह बीच पर मतलब कि समुद्र के किनारे पर टहल रहा था। सडनली अ ट्री अपीयर टू हिम, अपीयर का मतलब प्रकट होना, नज़र आना, दिखना। सडनली अ ट्री अपीयर टू हिम, अचानक एक पेड़ उसके सामने प्रकट हुआ। अ ब्यूटीफुल गर्ल सैट अंडर द ट्री, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। एक जो सुंदर लड़की थी, अ ब्यूटीफुल गर्ल सैट अंडर द ट्री, एक सुंदर लड़की पेड़ के अंदर बैठी हुई थी। प्लेइंग अ वेरी सैड ट्यून ऑन हर लायर, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। लायर का मतलब होता है वीणा, जो एक संगीत का ही एक बजाने का एक वाद्य यंत्र होता है, जिसको हिंदी में वीणा कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अ ब्यूटीफुल गर्ल सैट अंडर द ट्री, एक सुंदर लड़की पेड़ के अंदर बैठी थी। प्लेइंग अ वेरी सैड ट्यून ऑन हर लायर, जो अपने वीणा पर बहुत ही ज़्यादा जो सैड ट्यून थी, बहुत ज़्यादा उदासी वाला जो ट्यून थी, धुन थी, वो बजा रही थी। ही गॉट लॉस्ट इन द डेप्थ ऑफ द सैडनेस ऑफ दैट ट्यून,
और गेट लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, वह खो गया, और ये सेकंड फॉर्म है ही गॉट लॉस्ट, वह खो गया इन द डेप्थ, गहराइयों में, ऑफ द सैडनेस ऑफ द ट्यून, मतलब उस सैडनेस की, उस उदासी की जो धुन थी उसमें वो गहराई में खो गया। वैन ही वोक अप फ्रॉम हिज इमोशनल स्लीप, और दोस्तों वेकअप का मतलब था जागना, और ये सेकंड फॉर्म है वैन ही वोक अप, जब वह जागा, फ्रॉम हिज इमोशनल स्लीप मतलब जब वो अपनी उस इमोशनल मतलब कि भावनात्मक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, मतलब जब वह अपनी भावनात्मक नींद से जागा। देयर वॉज नो ट्री, वहाँ कोई पेड़ नहीं था, ऑफ देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द ट्री और द गर्ल, वहाँ मतलब कि किसी भी पेड़ या किसी लड़की का कोई भी चिन्ह नहीं था, मतलब वहाँ कोई भी, ना तो वहाँ पेड़ था ना वहाँ पर लड़की थी। आगे देखिए, सत्यप्रकाश हैड नो मोर विश टू कंटिन्यू हिज पिलग्रिमेज, और सत्यप्रकाश की अब अपनी उस तीर्थ यात्रा को, धार्मिक यात्रा को जारी रखने की कोई भी इच्छा नहीं थी। ही रिटर्न्ड टू द कैपिटल, और वह राजधानी लौट आया। एंड टोल्ड द किंग अबाउट, और उसने राजा को बताया, अबाउट वॉट ही हैड सीन, जो उसने देखा था उस बारे में उसने राजा को बताया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हीयर हिज हिस्टोरी, और जो राजा था वो उसकी कहानी को सुनकर हैरान हो गया। ही वॉन्टेड टू सी इट फॉर हिमसेल्फ, वह खुद भी इसे देखना चाहता था। सो इसलिए द किंग रीच्ड एट द सेम स्पॉट, रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो राजा था वो उस सेम स्पॉट मतलब उसी स्थान पर पहुंच गया। चलिए आगे देखिए, द किंग ऑल्सो सॉ द ट्री एंड द गर्ल एट नाइट, और दोस्तों सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और ऑल्सो मतलब होता है भी। द किंग ऑल्सो सॉ द ट्री एंड द गर्ल एट नाइट, राजा ने भी रात को पेड़ और लड़की को देखा। बट लेकिन ही डिड नॉट लेट हिमसेल्फ गेट लॉस्ट इन इमोशनल स्लीप, लेकिन उसने अपने आप को उस भावनात्मक नींद में खोने नहीं दिया। ही वेंट टू द गर्ल, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है ही वेंट टू द गर्ल, वह लड़की के पास गया। एंड सेड, और कहा, हु आर यू ब्यूटी, मतलब सुंदरी तुम कौन हो। वुड यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ओ किंग राजा, यू विल गेट योर आंसर, मतलब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। वेट फॉर द मूनलेस नाइट, मूनलेस नाइट का मतलब होता है अमावस, अमावस की रात का इंतज़ार करो। द गर्ल एंड द ट्री देन वैनिश्ड, दोस्तों इसे भी आप ज़रूर नोट कर लें। वैनिश का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का देखते देखते गायब हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द गर्ल एंड द ट्री देन वैनिश्ड, लड़की और पेड़ फिर गायब हो गए। द किंग वेटेड फॉर द डार्क नाइट ऑफ अमावस, और जो राजा था उसने उस अमावस की, डार्क नाइट अंधेरी रात का इंतज़ार किया। ऑन दैट नाइट, उस रात, ही वेटेड उसने इंतज़ार किया। एंड एट लास्ट, अंत में, द गर्ल अपीयर्ड, अपीयर मतलब नज़र आना, प्रकट होना, और अंत में जो लड़की थी वो नज़र आई। द किंग वॉज अबाउट टू गो टू हर, राजा उसके पास जाने वाला था। व्हेन, चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कहानी जो है लंबी है, एक ही पार्ट में पॉसिबल नहीं है करना। तो यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि 10 लोग भी कमेंट करके बोलेंगे सर आप सेकंड पार्ट बनाइए, तो सेकंड पार्ट में ज़रूर लाऊंगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।